नमस्कार, मैं यशपाल शंकर। आज हम फिर से मॉर्निंग न्यूज़ में लेकर आए हैं प्रमुख समाचार पत्रों को लेकर के, जिसमें मुख्य खबरों को हम आज विश्लेषण करेंगे। तो आज प्रमुखता से दी गई है कि जो पिछले साल धारा 317 अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उसके बारे में आज डिटेल से बताया गया है क्या क्या किस तरीके से वो हटाने का प्रोसेस रहा है वहाँ पर। और उसके बाद जो प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जो कल 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में, उसके बारे में प्रमुखता से बताया गया है। तो जो कल ऐतिहासिक दिन है, उसमें राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पूरे होंगे 1 साल। तो यहाँ पर एक साल पूरे अपने 5 अगस्त के दिन में अनुच्छेद 370 को कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और राज्य के पुनर्गठन के लिए तारीखों को हमेशा के लिए याद किया जा रहा है। तो इसकी जो आधारशिला रखी है वो है, जो नींव का पत्थर साबित हुआ है यहाँ पर। आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब तिरंगा कैबिनेट से इस्तीफा दे करके श्रीनगर में के लाल चौक में तिरंगा फहराने की बात जब कही थी और झंडा फहराने का जो संकल्प लिया था, वहां से इसकी नींव रख दी गई थी। अब उसके बाद इस पर जो मील का पत्थर साबित हुआ, जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलाव करने के लिए जो वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में की गई, जिसमें और जो इसमें नींव का पत्थर साबित हुई है, उसमें चाहे वह मंदिर निर्माण हो या जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की गई सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा मील का पत्थर साबित हुई है इसमें। और इसी के लिए साथ में मुरली मनोहर जोशी ने एक तिरंगा एकता यात्रा निकाला था और वह तिरंगा एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 में श्रीनगर पहुंची और वहां पर लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया था। तो ये हैं जो ये जो 3 यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। इसमें इन यात्राओं में आडवाणी के रथ यात्रा या जोशी की एकता यात्रा, दोनों के समन्वयक नरेंद्र मोदी जी थे। गुजरात के सोमनाथ से जब यात्रा शुरू हुई थी 25 सितंबर से, तो 25 सितंबर से शुरू हुई यात्रा अयोध्या में 30 अक्टूबर को पहुंची और बिहार में समस्तीपुर में रथ यात्रा को 23 अक्टूबर को रोक दिया गया था। 25 सितंबर को यात्रा शुरू हुई, 23 अक्टूबर को इस यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रुकवा दिया था। और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जनता दल के, वो थे वीपी सिंह जी, उन्होंने वहां पर समस्तीपुर में इस रथ को रुकवा दिया था। और इस यात्रा की शुरुआत जो गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी, वहां से यह देश के बहुत से विभिन्न प्रांतों को कवर करते हुए यह अयोध्या पहुंची थी। तो जो कश्मीर में मुखर्जी का सत्याग्रह और जोशी की एकता यात्रा हुई थी, उसमें धरती पर स्वर्ग के लिए पहाड़ समान प्रयास करना पड़ा, क्योंकि परमिट का सवाल उठाया पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जब कश्मीर में प्रवेश के लिए किसी आम भारतीय नागरिक को प्रवेश के लिए जब कश्मीर में परमिट लेना पड़ता था, उस पर सवाल उठाया। तो श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था, ताकि ये जो परमिट का सिस्टम है वह समाप्त हो सके। उन्होंने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो क्यों वहां पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने 5 अगस्त भारतीय राजनीति में जो 2 मायनों में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने जा रही है, उसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने दशकों पुराने सपने को साकार कर दिया। तो कल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को दशकों पुराना एक और सपना साकार होने जा रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के लिए भाजपा का पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ ने लंबा राजनीतिक आंदोलन चलाया था। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सत्याग्रह करते हुए जम्मू कश्मीर में अपने प्राण त्यागे थे। तो तब जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना जरूरी था। मुखर्जी इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि देश में किसी भी राज्य प्रवेश के लिए भारतीयों को परमिट क्यों लेना पड़े। तो यहाँ पर जो कश्मीर सत्याग्रह शुरुआत हुई 1953 में, उसमें
मुखर्जी बिना परमिट लिए कश्मीर में प्रवेश करने लगे। तो 11 मई 1953 को लखनपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके इस देश भर में सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन होते रहे। तो मुखर्जी को श्रीनगर जेल में रखा गया, वहां उन्होंने सत्याग्रह जारी रखा। 1.25 महीने तक मुखर्जी जेल में रहे और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिर 23 जून 1953 को मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। इसके बाद से पहले जनसंघ और फिर भाजपा ने नारा चलाया था, जहां बलिदान हुई मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो ऐसा इस नारे के साथ में वहां पर झंडा यात्रा, एकता यात्रा निकाला गया। तो मुरली मनोहर जोशी ने 1992 में एकता यात्रा निकाला था, जिसका आयोजन हुआ था, जिसमें श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए दबाव बनाया गया था। तो अंत में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी सहित चंद नेताओं को हवाई जहाज से श्रीनगर से ले जाया गया और कड़े सुरक्षा पहरे में जोशी ने तिरंगा फहराया था वहां पर लाल चौक पर। तो ये अब जो भूमि पूजन की कार्य अब ये हो गया, जो हमारा कश्मीर का अनुच्छेद 370 हटाया, उसके लिए जो पहले से एक सीढ़ियां बनते जा रही थी वो पूरा डिटेल में था यहाँ पर। अब जो अयोध्या में भूमि पूजन कल जो होने वाला है, उसके लिए जो पहला निमंत्रण है भगवान गणेश को दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा निमंत्रण है वह इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं उनको दिया गया है। तो कल जो भूमि पूजन कार्यक्रम है, सबसे पहला नेता गणेश भगवान के बाद में इकबाल अंसारी जी को दिया गया है। अंसारी ने कहा कि यह भगवान श्री राम की इच्छा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। 500 साल बाद ये घड़ी आई है जिसमें श्री राम की कुल देवी की स्तुति के साथ में भूमि पूजन का श्री गणेश किया गया है। तो कल 12:30 बजे पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम में 175 विशिष्ट मेहमानों को ही आमंत्रण दिया गया है। कोरोना के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा वहाँ पर। और इसमें कोरोना संक्रमण के ध्यान रखते हुए 90 साल से जो अधिक उम्र के विशेष अतिथि हैं उनको निमंत्रण न्योता नहीं दिया गया है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी का जो उम्र है वो 92 साल है, जिसके चलते वह नहीं आ पा रहे हैं इसमें। और ये जो 175 विशिष्ट अतिथि हैं वो विशिष्ट पदों पर मौजूद हैं या फिर मंदिर से जुड़े लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। मंच पर रहेंगे 5 लोग मोदी जी के साथ में, चाहे मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास। तो ये 5 लोग मोदी जी के साथ रहेंगे। वहीं अब कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उस पर हम आते हैं न्यूज़ पे। तो पहली बार दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज भारत में मिले। ये कुल नए मरीजों को 27.7% है कुल मिले हुए हैं। तो भारत में रविवार को 2,18,2,1,08 मरीज मिले, जिनमें से 60,391 मरीज जो है भारत में मिले कुल। और ये सब जो टोटल मिले हैं 2,18,000, उनका 27% है 60,000 मरीज। और दूसरे नंबर पर है 49,000 पर 22% के साथ दूसरे नंबर पर अमेरिका है। तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है 11.4% के साथ 24,000 मरीज है, यहाँ पर 24,801 मरीज है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज अब भारत में मिल रहे हैं। ट्रेंड जो अब बदल रहा है कि देश में अब सबसे ज़्यादा नए मरीज महाराष्ट्र नहीं बल्कि तमिलनाडु में मिलने लगे हैं। जिस हिसाब से पहले महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मरीज मिल रहे थे, अब तमिलनाडु में मिलने लग गए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में जो 3 दिन का जो औसत निकाला गया है उसमें सबसे ज़्यादा 11,764 के साथ में तमिलनाडु सबसे टॉप में था। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 9,509 मरीज मिल करके। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, बिहार से बाकी उत्तर प्रदेश हैं। तो कुल मरीज जो मिले हैं महाराष्ट्र में वो सबसे ज़्यादा है, 1/4 मरीज हैं, 4,41,228 मरीज। तो सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र में है 4 लाख के हिसाब से, और तमिलनाडु में 2,57,000 हिसाब से मरीज हैं, आंध्र प्रदेश में 1,58,000, इस प्रकार दिल्ली में 1,37,000, इस तरीके से मरीज मिल रहे हैं। चिंतनीय विषय है कि दुनिया में कुल मरीज में 10% अब भारत के हैं, जो 10% मरीज हैं वो भारत से अब हैं। और सबसे ज़्यादा 26.4% के साथ में अमेरिका के मरीज मिले हैं।
तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, उसके बाद ब्राज़ील में 14.9% के साथ में है, और भारत में 9.9% के साथ में तीसरे नंबर पर है। और इसी प्रकार देखते हैं हम यहाँ पर कोरोना काल में जो इसी के साथ देखते हैं हम, तो यहाँ पर कोरोना समय में जो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ में जो कुल संक्रमित है, छत्तीसगढ़ में 9,822 अभी तक संक्रमित है। एक दिन में 212 लोग संक्रमित हुए हैं सोमवार को, और उसी प्रकार रायपुर में 69 लोग संक्रमित मिले हैं, और कुल संक्रमित अभी तक के हैं 3,181 लोग। जो कुल मौतों का दायरा है वो 2 मौतें सोमवार को हुई हैं और रायपुर में, और छत्तीसगढ़ में कुल मौतें हुई हैं 3। तो कोरोना एक्टिव जो केस है छत्तीसगढ़ में कुल वह 2,559 है। 2,559 एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में है। तो रायपुर में वहीं पर है तो 1,267 केस, और मृत्यु के दर में भी 58 छत्तीसगढ़ में है, तो उनमें से 29 रायपुर में मौजूद है। तो किस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जितना फैल रहा है उसका आधा तो रायपुर में ही से निकल रहा है, छत्तीसगढ़ से आधा तो रायपुर से निकल के आ रहे हैं। तो प्रदेश में 58 मौत में से 29 रायपुर के हैं, और उसके बाद रायपुर के बाद में दूसरे नंबर पर है दुर्ग और राजनांदगांव है। तो ये आंकड़े हम देखें अगर कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर जो 18 मार्च को हमारे छत्तीसगढ़ में पहला कोरोना संक्रमण दिखा था, तो 18 मार्च को एक प्रदेश में राजधानी में कोरोना संक्रमण पहला मामला आया था। उसके बाद 31 मई तक के रायपुर जिले में केवल 15 मरीज मिले थे। 30 जून तक के रायपुर में 324 मिले। 31 जुलाई तक के रायपुर में 2,947 मिले। अब प्रदेश में जो संख्या पहुंच चुकी है वो 2 अगस्त को 9,608 तक पहुंच गया है, और 2 अगस्त को 58 मौतें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण के कारण में जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर भी सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, ना ही सही तरीके से नियमों का लागू कराया जा रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ देखा गया है दुकानें अभी भी खोल रही कंटेनमेंट जोन में, पतंगबाजियाँ हो रही है, लोग इधर से उधर आने जा कर रहे हैं, इससे संक्रमण का जो है वो ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। जो कोरोना मरीज हैं उनको डॉक्टर्स और नर्स बनी बहनें मरीज भाई को दिया स्वस्थ होने का आशीर्वाद। जो नर्स और डॉक्टर हैं उन्होंने कोरोना मरीजों को राखी बांधा, पीपीई की प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में गए थे, वो बहुत ही सराहनीय काम किया उन्होंने वहाँ पर। अब आते हैं तो चीन से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख में टैंक रेजिमेंट तैनात 15,000 और जवान भेजे गए। जो पूर्वी लद्दाख के देवसांग की तरफ चीन के 17,000 सैनिकों 72 बंद वाहनों की तैनाती की खबर आने के बाद में हमारे भारत सरकार ने भी वहां पर अपने भारतीय सेना को जवानों को के साथ में टैंक रेजिमेंट तैनात कर दिए है, और उनके साथ डट कर सामना करने के लिए रेडी है अभी जवान हमारे। चीनी कंपनियों को भी अब कोयले की जो खरीद नीलामी होती थी उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है, वो प्रॉपर परमिशन के बाद ही उनको परमिशन दी जा सकती है, परंतु अभी वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है चीनी सैनिकों को कोयला खरीद की नीलामी में भाग लेने के लिए। अब WHO ने भी कहा कि कोरोना वायरस का अचूक इलाज मुश्किल, भारत के सामने बड़ी लंबी लड़ाई होगी। सभी देशों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के पब्लिक डिस्टेंसिंग के नियम कड़ाई से लागू करने की सलाह दी है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वहाँ पर कोरोना संक्रमण जो देश में जिस तरीके से फैल रहा है उस पर बयान जारी किया गया कि वहाँ संक्रमण का दर, यहाँ संक्रमण का दर बहुत ज़्यादा है और देश की लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। वैक्सीन बनाने में भारत भी अहम भूमिका निभा रहा है। सर्वे में दावा हुआ है कि 29% प्रवासी शहरों में लौट चुके, 45% भी वापस के इच्छुक हैं। जो कोरोना संक्रमण के कारण 11 राज्यों के 48 जिलों में 4,835 लोगों पर परिवारों पर सर्वेक्षण हुआ है। इसमें 29% प्रवासी शहरों में लौट चुके हैं और 45% भी वापसी के इच्छुक हैं। ये 43% लोगों का खाना घटा है और 24% बच्चों की पढ़ाई करवाने की सोच रहे हैं। तो ये जो सर्वे हुआ है इसमें ये बात सामने आई है। इसी कोरोना के समय में
जो अर्थव्यवस्था से ब्रिटेन जूझ रहा था, अर्थव्यवस्था के डाउन में जो जूझ रहा था, रेस्टोरेंट, वहाँ के होटल है, उनको राहत देते हुए वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारतीय वंशी है, उन्होंने एक पहल शुरू की है जिसमें इट आउट टू हेल्प आउट। इट आउट टू हेल्प आउट मतलब यहाँ पर है रेस्तरां में खाओ और आधा बिल दो, आधा बिल सरकार भरेगी। मतलब उनको जो रेस्टोरेंट, वहाँ के रेस्टोरेंट और होटल है, उन आर्थिक स्थिति से जो आर्थिक अवस्था से गुजर रहे हैं वहाँ पर, तो राजस्व से घाटा हो रहा है, तो उसको उबारने के लिए वहाँ पर एक नियम लागू किया गया है कि अगर व्यक्ति को अधिकतम छूट 10 पाउंड तक का मिलेगी अगर वो किसी होटल में जाकर खाना खा रहे हैं। तो इसलिए रजिस्टर्ड जो होटल है वहाँ पर जैसे मैकडॉनल्ड हो गया, बहुत सारे वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, उनको एक छूट दी गई है कि वहाँ पर आप जाकर खाना अगर खा रहे हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। तो इसमें सुनक ने योजना स्थान में कैफे पब को ये फैसिलिटी दी है। $10 तक कहीं वो सरकारी राजस्व से आधा बिल माफ कर $10 तक ही माफ होगा। हाईकमान से मिले बाकी, कहा न गहलोत न पायलट किसी तीसरे को सीएम बना दे। राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है, वहाँ पर जो बागी नेता हैं वो हाईकमान से मिलकर उन्होंने कहा है कि किसी तीसरे को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए। तो और आज हाई कोर्ट में इस राजस्थान विधानसभा के मद्देनजर 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें पहला है विधायकों की खरीद को फर्क का मामला सामने आया है, जिस पर सुनवाई होगी। राज्यपाल द्वारा सत्र नहीं बुलाने पर कुछ चुनौती दी गई है PIL के द्वारा, उस पर सुनवाई होगी। विधायकों के वेतन भत्ते को रोकने का मामला है, उस पर PIL है, उस पर सुनवाई होगी। तो इस तरीके से राजस्थान में अभी ये घमासान चल रहा है। तमिलनाडु के सीएम बोले नहीं बदलेगी राज्य की 2 भाषा की नीति। ममता बनर्जी भी नाराज है। जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020, उसमें जो 2 भाषा लागू चल रहा है अभी वर्तमान में तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 3 भाषा का फॉर्मूला लागू नहीं होने देंगे, ये कहा है वहाँ के शिक्षा नीति तमिलनाडु के सीएम की पलानीस्वामी ने। और तो उन्होंने PM मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। इसके साथ ही कहा है कि इसे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार लागू करने की अनुमति दी जाए। तो ये जो 3 भाषा का नियम जो बनाया गया है उसे दो भाषा का नियम जो लागू चल रहा है तमिलनाडु में, उसे राज्यों पर छोड़ा जाए। राज्यों को ये डिसाइड करने दिया जाए कि कौन सी भाषा कितनी भाषा को उसको पढ़ाने की अनुमति दी जाए। तो अब आते हैं कश्मीर में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के ऐतिहासिक कदम के बाद कल जब 1 साल हो रहा है, तो वहाँ पर पता किया गया तो RRP नेटवर्क कमजोर पड़ चुका है वहाँ पर। और मगर पाबंदियों के से अभी जो कोरोना संक्रमण के कारण पाबंदियाँ हैं, कारण सिक्योरिटी बढ़ी हुई है, उसके कारण पर्यटन कारोबार चौपट हो चुका है। वहाँ के जो पर्यटक 8 गुना तक घट चुके हैं। इसके कारण शिकारे वाले जो दल है वहाँ पर जिलों में जो शिकारे वाले हैं वहाँ फल सब्जियाँ बेच रहे हैं। अभी हर साल 1600 करोड़ का निर्यात होता था, जो कि इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब आते हैं मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला है, उसमें मुंबई पहुंचे बिहार के SP को क्वारंटाइन में मुंबई पुलिस ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश बोले कि हमारे अफसर के साथ ठीक नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस ने दिया गया जांच का जो ब्यौरा है उसमें अब तक के 56 बयान का दर्ज किया है, जिसे रिया को 2 बार पूछा भी है। इन बयानों को बिहार पुलिस को भी सौंप दिया गया है। तो बिहार मुंबई पुलिस स्थिति में आमने सामने है अभी, क्योंकि IPS अधिकारी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और नीतीश कुमार ने इसकी निंदा की है। तो खुशी के पहले जो करीब 2 घंटे तक अपना सुशांत सिंह राजपूत जो अपना नाम सर्च कर रहे थे, बहुत सारे इंटरनेट ड्रग खंगाले गए जिसमें उन्होंने नाम सर्च किया था, अपने बारे में गूगल सर्च किया था। इसके अलावा वो बाइपोलर, बिना दर्द की मौत जैसी बातों को भी सर्च करते रहे थे, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। फिनलैंड के जो PM है उन्होंने अपने पार्टनर से शादी कर ली है, शादी रचाई है। तो ये है फिनलैंड का। अब PM जन धन खातों में की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। तो 40 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। 6 साल पहले लॉन्च हुई इस योजना में कुल 40.05 लाख जन खाते खुले चुके हैं। तो ये 40 करोड़ पार हो गया है।
अब यहाँ पर खाड़ी में बन रहे सिस्टम से आज बौछारें कुछ जगह पर भारी बारिश होने के आसार। अगले 2 दिन तक प्रदेश में सक्रिय रहेगा मानसून। तो मानसून के लिए जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके बारे में यहाँ पर देखिए 3-4 दिनों से 2-3-4 तारीख को बारिश होगी बोली थी, 3 तारीख को तो नहीं हुई। अब देखते हैं कि इनका जो पूर्वानुमान है 4 तारीख के लिए सही होता है कि नहीं, 5 तारीख के सही होता है कि नहीं, क्योंकि बंगाल खाड़ी में जो मानसून है का नया सिस्टम बनने से प्रदेश में 24 घंटे के अंदर में बारिश होने की संभावना यहाँ जताई गई है। अब जिससे छेड़छाड़ की उसकी घर जा बनवाई राखी मिठाई कपड़ों के लिए 16,000 रुपये दिए। तो इंदौर का एक मामला था जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर वो उस महिला के घर में जाकर के राखी बंधवाए और 11,000 रुपये को उपहार दे उस महिला को, और उसकी सजा यही थी। तो उसने लड़के ने 11,000 रुपये उपहार दिया, पर उसके बेटे को भी 5,000 रुपये मिठाई कपड़े का उपहार दिया था। अब आते हैं नया न्यूज़ में, जिसमें राजधानी में लॉकडाउन के बाद खुला कि तो सूर्यास्त से पहले सब बंद हो जाएगा। बाजार अभी जो 6 तारीख तक के छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 7 तारीख से जब शुरू करने की तैयारी है तो रात में कर्फ्यू जल्दी शुरू होगा और अब सख्त भी होगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब शुरू से हम लॉकडाउन इसलिए देखते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार लॉकडाउन तो करता जरूर है, पर जब थोड़े समय के लिए उसको ढील देता है तो उस समय जो जनता है वो सामान को व्यवस्था करने के लिए पूरा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है मार्केट में, दुकान में, जिससे कोरोना संक्रमण का फैलने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना संक्रमण उस थोड़े समय के लिए बस छुट्टी में नहीं जाता है, वो 24 घंटा वहाँ पर लगातार रहता है। और कोरोना संक्रमण अगर कम किया जा सकता है तो लॉकडाउन करके या फिर इसको थोड़ी ढील दे करके इसको कम नहीं किया जा सकता। अगर कम किया जा सकता है तो पब्लिक डिस्टेंसिंग जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजर यूज़ किया जाए। तो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का। तो यही करना चाहिए। अब नीति बनानी चाहिए जिससे व्यापार भी बहुत ज़्यादा नुकसान में हो चुका है अभी तक, ये पब्लिक भी परेशान है और पब्लिक को जब थोड़ा सा ढील जाए, जैसे कि राखी के समय पर के अचानक रात को 12 बजे फरमान जारी किया जाता है कि मिठाई दुकान खुलेंगी 12 बजे तक के, दोपहर तक के, फिर राखियाँ की दुकान खुलेंगी 12 बजे तक के, और यहाँ सही तरीके से होटल वाले भी पहले से तैयार नहीं थे, जिसके कारण बहुत अफरा तफरी मची मिठाई बनाने वालों के लिए भी, मिठाई बेचने वालों के लिए भी और मिठाई खरीदने वालों के लिए भी। तो इस तरीके से जो छूट दिया गया, जो देर रात को छूट का आदेश जारी किया गया था मिठाई बनाने, तो कैसे बना पाते व्यापारी, और व्यापारी इससे खिन्न थे, और जो इस तरीके के आदेश जो आधी रात फरमान जारी किया गया था उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ये ऐसा बेतुका सा फरमान जो बिना नीति निर्धारित किए हुए, बिना पहले से कोई तैयारी किए हुए अगर ऐसा करेंगे तो कोरोना संक्रमण तो और ज़्यादा फैलेगा इससे, क्योंकि अचानक नहीं सही तरीके से व्यवस्था हुई, ना पुलिस प्रशासन सही तरीके से सजग था इस पर। अचानक रात को 12 बजे आप फरमान जारी करते हैं और ये मिठाई की दुकानों में भीड़ लग जाती है। क्या इस दौरान में कोरोना संक्रमण क्या नहीं था उस समय, जिस समय छुट्टी दी गई थी? तो ध्यान रखा जाए इस चीज़ का कि अगर कोई आदेश जारी करना है तो वो पहले से 2-3 दिन पहले से आदेश जारी किया जाए, अचानक आदेश पारित नहीं किया जाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मिठाई की अव्यवस्था फैली है इसका जिम्मेदार आप जो फरमान जारी किया है वो खुद होगा। इस पर अगर कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो लॉकडाउन में जब स्थिति आती है तो करे तो पूरा स्ट्रिक्ट करे, किसी को ना निकलने दे, नहीं तो 24 घंटे के लिए लॉकडाउन को ओपन कर दें। 24 घंटे के लिए लॉकडाउन ओपन करेंगे तो क्या होगा, उससे प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, लोग आश्वस्त होंगे कि वहाँ पर उनको जब भी चाहेंगे उनको सामान उपलब्ध हो जाएगा। वो आश्वस्त इस बात के लिए रहेंगे कि उनको कोरोना जहाँ पर भीड़ नहीं रहेगा वहाँ पर वो जाएंगे, जिससे कोरोना का जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो अनुपालन है वो सही तरीके से हो सकेगा। अगर 24 घंटे दुकान ओपन है तो लोग आश्वस्त रहेंगे कि वहाँ पर उनको सामान कभी भी मिल जाएगा, तो वो जब भीड़ रहेगा तब नहीं निकलेंगे वहाँ पर। जो सब जरूरी सामान है, राशन दुकान है, सब्जी दुकान है, दवाई दुकान है, इस तरह के जो जरूरी सामान है वो 24 घंटा ओपन करके रख दें, जिससे भीड़ ना बढ़े। और जो जरूरी नहीं है उसको आप मार्केट का सर्वे कर रिसर्च करके आप उसको नीति निर्धारण कर सकते हैं। और
जरूरी नहीं कि ये 24 घंटे के लिए खुला है तो बहुत सारी दिक्कत आएंगी। दिक्कत तो लॉकडाउन के दौरान भी दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। जब आप थोड़ी देर में छूट देते हैं, ढिलाई देते हैं खरीदारी के लिए, मार्केट में खरीदारी के लिए, तो सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर ये सब किया जाए, 24 घंटे का ओपन किया जाए, तो मामले कम भी हो सकते हैं। एक बार इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा सकता है किसी विशेष क्षेत्र पे अप्लाई करके। इस पर विचार किया जाए गवर्नमेंट, और जो नीति निर्धारक हैं, सरकारी अधिकारी, वो भी इस पर विचार कर सकते हैं। शाह एम्स में क्यों नहीं भर्ती? कांग्रेस का आरोप है जब शाह कोरोना से पॉजिटिव पाए गए तो वो निजी अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, तो सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं इलाज कराते हैं नेता? इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। तो भाजपा ने भी पलटवार किया है कि सोनिया भी विदेश तो गई थी अपने इलाज के लिए, उनको जब बीमारी थी सोनिया गांधी को, तो वो अपने इलाज के लिए विदेश गई थी। तो विशेषज्ञों की चेतावनी दी है कि घर में भी मास्क पहने, तभी ट्रिगर कोरोना का संक्रमण, क्योंकि घर में कोई भी बाहर से आ रहा है तो अगर मास्क नहीं पहनने घर में तो संक्रमण फैलने का चांस बढ़ जाता है। सभी कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का सही तरीके से प्रॉपर उपयोग किया जाए, इसके लिए सही तरीके से नियम बना के लागू किया जाए तो कोरोना का संक्रमण है उस पर नियंत्रण किया जाता है। आप चाइना को ही देख लीजिए, सिंगापुर को ही देख लीजिए, चाइना ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, 84,000 की लिमिट में बैठा हुआ है वो पर डे। उसका पूरे देश में इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, फिर भी वहाँ पर 30 से 40 कोरोना संक्रमण ही मिलते हैं, वहाँ पर 50 ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। सिंगापुर से भी सीखा जा सकता है कि क्या किस तरीके से वहाँ पर पालन किया जा रहा है, क्या नीतियाँ बनाई जा रही है वहाँ पर। तो इसे सीख करके, इसे जानकारी जुटा करके हमको अपने देश में भी नीतियाँ बनानी चाहिए। हम गुजरात सरकार का एक सराहनीय कदम रहा है यहाँ पर कि गुजरात में बना देश का पहला ऐसा प्लांट जो गोबर गैस को सब्सिडी में कन्वर्ट कर रहा है, मार्केट रेट में बिकेगी। तो गोबर गैस को जो गुजरात सरकार है वो 1 रुपया प्रति किलो के रेट में खरीद करके उससे जो गैस गोबर गैस निकल रहा है उसको CNG में कन्वर्ट करके उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे 40,000 किलो गोबर को हर दिन की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ में जब गोबर खरीदने का एक नीति बनाई गई है तो बहुत ही अच्छा नीति है, जिसमें वो उसका खाद बनाएगा, उसका गैस बनाया जा सकता है। कि ये इन बातों से हम सीख सकते हैं कि उनका सही उपयोग कहाँ किया जा सकता है और उसे राजस्व को फायदा कैसे पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि जब खाद बनाना है तो सबसे पहले उसको तो पहले सड़ाना ही पड़ेगा, तो सड़ाने के दौरान गैस निकलेगा, तो उस गैस को पहले गैस CNG गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर उसको खाद के लिए उपयोग किया जाए। तो पूरा का पूरा आम के आम गुटलों के दाम की तरह उसमें मुनाफा उठा सकती है सरकार। अब आते हैं पत्रिका के जो न्यूज़ है, जो बची हुई न्यूज़ें हैं उन पर। तो राज्यपाल जो हैं उनको नेगेटिव आ गया है, और जो हमारे पूर्व स्पीकर हैं छत्तीसगढ़ के गौरीशंकर अग्रवाल जो भी पॉजिटिव है, उस पर भी एक खबर है यहाँ पर। तो प्रदेश में और 3 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 2 मरीज यहाँ के हैं, रायपुर के 2 मरीज। देवता समूह की महिलाएं खेती में पुरुषों को दे रही टक्कर। जो बालोद जिला है वहाँ पर देवता समूह की जो महिलाएं हैं तो उस पर पद्मश्री पुरस्कार नवाजे गए संसार बेगम ने एक राह दिखाया था कि वो खेती में महिला स्वतंत्रता समूह के माध्यम बना करके अधिया या बटाई या खेती करके अपना लाभ अर्जित कर सकती हैं महिलाएं, को रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर दिया है देवता समूह की महिलाएं खेती में पुरुषों को दे रही टक्कर तो हमेशा देते रही है पुरुषों को महिलाएं, क्योंकि खेती में सबसे ज़्यादा काम तो महिलाएं को करते देखा गया है, चाहे वो रोपाई से हो, चाहे बुआई से हो, चाहे कटाई से हो, चाहे निदाई से हो, चाहे मिसाई से हो, हर जगह पर महिलाएं एक कदम पुरुषों से आगे बढ़कर ही लगातार मेहनत करती रहती हैं। हाँ, भले पुरुष है हैवी काम करने के लिए भले ही तैयार रहते हैं, परंतु महिलाएं जो है वो कंटिन्यूस काम करने के लिए, धीरे धीरे काम करने के लिए, लगातार मेहनती काम करने के लिए वो पुरुषों से आगे हैं। एक तो पहले गाँव में किसान घर में महिलाएं जो है खेत में काम करेंगी, फिर घर में आकर खाना बनाएंगी, घर का देख रेख करेंगी। इस तरीके से देखा जाए तो महिलाएं से ज़्यादा काम करती हैं। महिलाओं को अर्थव्यवस्था में एक प्रचंड बेरोजगारी के रूप में देखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो कार्य करती हैं, वो रोजगार है उनके पास, तो वो रोजगार दिखता नहीं है, अर्थव्यवस्था में रोजगार दिखता नहीं है। तो ये महिलाओं पर ये जो कहा गया है बहुत सही है कि पुरुषों को टक्कर दे रही हैं और हमेशा देती रही हैं और देते रहेंगी, ये बात तो सही है।
अब आते हैं अपने नए न्यूज़ पर, जिसमें आयुर्वेदिक कॉलेज में आज से संचालित होगी अस्पताल के लिए ओपीडी। तो आयुर्वेदिक कॉलेज में ओपीडी चालू कर दिया गया है मंगलवार से, जिसमें पंचकर्म, चिकित्सा, शल्य, बाल रोग, शालाक्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग समेत अन्य विभाग में भी संचालित हो रहे हैं। रायपुर को मिली 520 मशीनें, अब रोजाना 8 सैंपल जाँच होगा। तो रायपुर में कोरोना टेस्ट करने के लिए जो 2 मशीन है, वो 5 जो मशीन है वो अजीब प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा दान में दिया गया है रायपुर गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर अब ये जो 5 मशीन है वो लालपुर में, और कोरोना टेस्ट सेंटर जो कालीबाड़ी में है दिल्ली जांच केंद्र, वहाँ पर उसको स्थापित किया जाएगा। और 6 निःशुल्क जांच केंद्र और खुले हैं। इस तरीके से रायपुर में यहाँ पर बहुत सारे जांच केंद्र, सैंपल जांच केंद्र निःशुल्क खुल गए हैं, जिसमें पंडित जिला अस्पताल है, कालीबाड़ी टीबी अस्पताल है, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा अब सामुदायिक भवन चंगोरा फाटा, सियान सदन, भारत माता चौक बुढ़ियारी, मितानी भवन बाजार चौक भनपुरी, आश्रय भवन मोआ, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाभांडी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोकोपारा में निःशुल्क जांच किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि एक ही सेंटर पर कराएं, आप जहां पर खाली है वहां पर जाकर कराएं। तो कोरोना का संक्रमण को देखते हैं आप, भीड़ जांच कराने के लिए बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए इतने सारे जो जोन बनाए गए हैं वहां पर जाके आप जांच करा सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए प्रशांत भूषण ने इनकार कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जो हैं, उनको अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली जलने पर सुप्रीम कोर्ट मुँह दर्शक बना रहा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली जलने पर सुप्रीम कोर्ट मुँह दर्शक बना रहा, इस पर उन पर आलोचना अवमानना कानून लगाते हुए उन पर कार्रवाई की गई थी, नोटिस जारी किया गया था। तो भूषण ने कहा कि यह सुझाव देना कि सीजीआई ही सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ही सीजीआई है, भारत की सुप्रीम कोर्ट की संस्था को कमजोर करना है। अरुण मिश्रा के दस्ता वाली पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भूषण के खिलाफ कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज किया था। इस पर ये दिल्ली में जुड़ी टिप्पणी पर प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। तो अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो खबर है, इसमें लॉकडाउन से 11 दिनों में 7,700 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, जिसमें अगला फ्यूचर में आने वाला है तीज, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी आने वाला है। तो अभी तक तो 7,700 करोड़ रुपए जो 11 दिन में नुकसान हुआ है उस पर ये बात कही गई है। और शर्तों के साथ बाजार खुलने के बाद कही जा रही है यहाँ पर, तो शर्तों के साथ जरूर खोला जाए बाजार, पर जो जरूरी सामान है उनको 24 घंटे खोल दिया जाए, ताकि लोग आश्वस्त रहे कि कभी भी जाकर के वो सामान खरीद सकते हैं, तो वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए कतराएंगे। तो ये अब पीडीपी व एनसी का दस्तावेज समय पर पहुंचता तो 370 निष्प्रभावी करना हो जाता मुश्किल। जो धारा अनुच्छेद 370 हटाया गया है, उस पर जो स्टेप बाय स्टेप जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें सत्यपाल मलिक की राजनीतिक समझ के बारे में बताया गया यहाँ पर कि सत्यपाल मलिक जी ने कैसे अपनी राजनीतिक समझ का सूझबूझ देते हुए वहाँ पर राज्यपाल ने विधानसभा को भंग किया था, और इस प्रभावी कर धारा 370 में मोबाइल करने की तैयारी में लग गए थे वहाँ पर। तो अनुकूल माहौल बनाने में सत्यपाल मलिक जी का भी योगदान रहा समझिए वहाँ पर, क्योंकि पीडीपी, एनसीए और कांग्रेस ने जब गठबंधन तैयार करके संख्या बल हासिल कर लिया था, पर सही समय पर वो लिखित सरकार को बनाने का दावा राज्यपाल पेश नहीं कर पाए थे, जिसके कारण वहाँ पर विधानसभा को भंग कर दिया गया था पूरी तरीके से। और धारा 370 को अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए कानूनन विधानसभा अगर बन जाता, विधानसभा सत्र अगर होता, विधानसभा सत्र से धारा अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सब विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता, जो कि जिससे बच गए। अब 370 में बदलाव का जो रास्ता का दौर गुजरा, वो 1918 को जो भाजपा के कठुआ कांड में राइफलमैन औरंगजेब की हत्या के बाद समर्थन वापस ले लिया था भाजपा ने। कहा सरकार जो बीजेपी सरकार थी उसमें से भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 23 अगस्त को बिहार राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया था। वहीं 21 नवंबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया था। और 14 फरवरी को जब वहाँ पर पुलवामा हमला हुआ था, 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद वहाँ की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई थी, अव्यवस्था फैल गई थी। उसके बाद फिर 11 अप्रैल से 19 मई तक के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें
भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में 370 हटाने का दावा किया था, वादा किया था। 23 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री बन गए थे, फिर गृह मंत्री अमित शाह बन गए थे और 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 की घोषणा कर दी गई थी। इस तरीके से अच्छा, आज का सबसे इंटरनेशनल महत्वपूर्ण खबर है, उसमें 45 साल पहले पहली बार नासा का स्प्लैश डाउन हुआ है, जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के जो वैज्ञानिक थे, 2 अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में बैठ करके अंतरिक्ष की यात्रा, दोनों अंतरिक्ष की यात्रा से लौटे हैं वापस धरती पर। तो 21 मई को ड्रैगन ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी थी और 2 महीने बाद वो वापस आ गए थे। तो 2 महीने की अंतरिक्ष में परीक्षण उड़ान के बाद बॉब बेहंगेन और डॉन हर्ले ड्रैगन कैप्सूल में वापस धरती पर लौट आए थे। तो इस तरीके से आज का जो प्रमुख समाचार था, हमने विस्तार से अवलोकन कर लिया जो मुख्य समाचारों में आया हुआ था। अब इसी तरीके से हम नए सुझाव के साथ में और नए विचार, अपने नए समाचारों को लेकर आते रहेंगे। आपके सुझाव हमारी ऊर्जा का काम करेगा और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा। धन्यवाद।